चलिए, तो हिंदी भाषा के लिए जो वर्ग एक का जो सिलेबस है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, है ना। ये जो बैच है ये आपके लिए व्याख्याता हिंदी के लिए ये बैच जो है आपके लिए लाया गया है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो हिंदी व्याख्याता में हिंदी जो सब्जेक्ट है ना, उसका सबसे बड़ा वेटेज रहने वाला है और वहीं की तैयारी हम इस बैच के माध्यम से करेंगे। सबसे पहली बात तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि हिंदी का जो सिलेबस है हिंदी व्याख्याता का, ये सिलेबस अभी भी क्लियर नहीं किया गया है कि भाई हिंदी व्याख्याता में कौन कौन सा हिस्सा आएगा, क्या क्या इस सिलेबस में रहने वाला है, ये इसमें अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। अब यदि मैं इसके अनुमानित सिलेबस की बात करूं तो हिंदी व्याख्याता के सिलेबस में आपको बेसिकली 3 चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या 3 चीजें देखने को मिलेंगी? हिंदी वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो यहां 3 चीजें मिलेंगी। एक, सबसे पहला भाग आपको इसमें दिखेगा व्याकरण का, व्याकरण का भाग आपको दिखेगा। दूसरा, आपको यहां पर भाषा विज्ञान का थोड़ा सा सिलेबस देखने को मिलता है, भाषा विज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा आपको सिलेबस में मिलेगा। इसके अलावा तीसरे हिस्से में अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, ये वाला हिस्सा आपको बहुत अच्छे अमाउंट में देखने को मिलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 3 हिस्सा, इन 3 हिस्सों से मिलकर के आपके हिंदी व्याख्याता का सिलेबस जो है ये बनने वाला है। ठीक है, एक बनेगा इसमें व्याकरण वाला हिस्सा, दूसरा हिस्सा इसमें बनेगा भाषा विज्ञान का हिस्सा और तीसरा इस हिस्सा बनेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, ये वाला हिस्सा। तो इसके अंतर्गत सिलेबस में अनुमानित क्या क्या हो सकता है सर, क्या क्या रहेंगी चीजें, इस पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले हिस्से की अगर मैं बात करूं व्याकरण की, तो व्याकरण के अंतर्गत वही सारी चीजें रहेंगी जो कि अमूमन आप हिंदी के सिलेबस में देखते हैं, यानी जो अमूमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत आपको मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको वर्णमाला पढ़ना होगा सर। वर्णमाला जो है ये एक बड़ा हिस्सा आपके सिलेबस में है, ये हिस्सा। दूसरा हिस्सा आपको इसमें मिलेगा शब्द रचना का। शब्द रचना के अंतर्गत 4 टॉपिक होंगे। एक संधि, दूसरा उपसर्ग, तीसरा प्रत्यय, तीसरा हिस्सा होगा प्रत्यय और चौथा हिस्सा होगा इसमें समास का। ये 4 हिस्से जो हैं ये शब्द रचना में आते हैं और ये आपके सिलेबस में रहने वाला है। इसके अलावा एक हिस्से की यदि मैं बात करूं तो वो आएगा फिर आपका शब्द साधन। शब्द साधन के अंतर्गत आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द पढ़ने हैं। इसी के अंतर्गत आपको विकारी, अविकारी शब्दों को पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, 8 प्रकार के जो शब्द होते हैं उन सबको हमको देखना है। तो ये जो शब्द साधन वाला हिस्सा है ये भी आपके सिलेबस में रहने वाला है। व्याकरण वाले भाग में अमूमन ये होता है। इसके अलावा एक हिस्सा जो है वो होता है सर शब्द रूप का, और शब्द रूप के अंतर्गत बेसिकली आप 3 टॉपिक पढ़ते हैं, लिंग, वचन और काल को, लिंग, वचन और कारक को। लेकिन लिंग, वचन और कारक के अलावा यहां पर एक टॉपिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं काल को, एक टॉपिक आप इसमें ऐड कर सकते हो विराम चिन्ह को, विराम चिन्ह को। हालांकि ये शब्द रूप के अंतर्गत नहीं आते लेकिन फिर भी इसको आप इसमें शामिल करके इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक हिस्सा शब्द रूप के बाद एक हिस्सा मैं बोलूंगा आपको वाक्य। वाक्य के अंतर्गत वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, वाक्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं, वाक्य के
भेद कौन से हैं, ठीक है, वाक्य के अंग, वाक्य के आवश्यक तत्व, और तीसरा मैं बोलूंगा वाक्य के भेद। जो दो अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है वाक्यों को, अर्थ के आधार पर 8 भेद और रचना के आधार पर 3 भेद, ये दोनों विभाजन आपको देखना होगा। इसके बाद एक भाग इसमें पढ़ना होगा सर आपको पदबंध एवं उपवाक्य, पदबंध एवं उपवाक्य, ये आपके सिलेबस में हो सकता है शामिल किया जाए। इसके बाद एक हिस्सा आपके सिलेबस में शामिल करेगा व्याकरणिक अशुद्धियों को, व्याकरणिक अशुद्धियां। व्याकरणिक अशुद्धि के अंतर्गत शब्द की अशुद्धि आप पढ़ते हैं, इसके अलावा आप पढ़ते हैं वाक्य की अशुद्धि। तो दोनों प्रकार की जो अशुद्धियां हैं ये आपको यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन आएगा है ना, इसके अलावा वाक्य व्याकरणिक अशुद्धि के बाद जो हिस्सा आता है वो आता है सर आपका रस, छंद और अलंकार वाला हिस्सा। रस, छंद और अलंकार, ये हिस्सा आपको मिलता है। इसके बाद और क्या मिल सकता है सर व्याकरण में आपको? व्याकरण में लगभग इतने में तो जो सिलेबस है अमूमन ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको पूछेगा या शामिल करेगा तो वो शामिल करेगा अपठित गद्यांशों को, अपठित गद्यांश को इसके अंतर्गत शामिल करेगा, ठीक। तो ये पूरा हिस्सा मिल करके आपके सिलेबस का जो सबसे पहला हिस्सा जिसमें मैंने अभी बात की व्याकरण वाला हिस्सा, ये व्याकरण वाला हिस्सा बनेगा, पहला वाला भाग। यानी वर्णमाला से लेकर के आप पूरा अपठित गद्यांश तक चलेंगे तो आपके व्याकरण वाला हिस्सा यहां से कंप्लीट होगा। अब दूसरे वाले हिस्से की यदि हम बात करें भाषा विज्ञान की, तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे भाषा विज्ञान में आपको मिलेगा स्वनिम की व्यवस्था, स्वनिम की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो अलग अलग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती हैं वहां से आपको ये सीखने को मिलेगा भाषा विज्ञान के अंतर्गत। ये वाला हिस्सा मैं एकदम 100% नहीं बोल सकता, लेकिन शामिल किया जा सकता है, क्योंकि भाषा विज्ञान हर एग्जाम का हिस्सा नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये व्याख्याता का एग्जाम है तो वहां पर संभावित है कि आपको भाषा विज्ञान का हिस्सा जो है यहां पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यदि देखें तो सर हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को आप 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। एक भाग में अगर आप देखेंगे तो एक के अंतर्गत तो आप केवल और केवल साहित्य इतिहास को ही पढ़ते हैं, यानी साहित्य का जो इतिहास होता है केवल इसी को ही पढ़ा जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास इसको कहा जाता है, यानी जहां से आप जॉर्ज ग्रियर्सन से चालू करते हैं और आगे बढ़ते 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 आप आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, इन सब के, गणपति चंद्र गुप्त, इन सब के काल विभाजन को पूरा पढ़ते हैं। कौन किसके हिसाब से प्रथम कवि है, कौन किसके हिसाब से प्रथम नाटककार है, कौन किसके हिसाब से प्रथम निबंधकार है, ये सारी चीजें आप इसमें देखते हैं। इसके बाद साहित्य इतिहास के बाद एक हिस्सा जो मैं कहूंगा इसमें है महत्वपूर्ण साहित्य एवं साहित्यकार। महत्वपूर्ण साहित्य एवं साहित्यकार, ये हमको देखना होता है। अब महत्वपूर्ण साहित्यों की जब हम बात करते हैं तो इसको हम 2 विधाओं में बांटते हैं। साहित्यों को एक भाग में रखे जाते हैं पद्य विधा की रचनाएं और दूसरे भाग में रखा जाता है गद्य विधा की रचनाओं को। पद्य विधा की रचनाओं में मेनली जो आते हैं सर वो है कविताएं, कविताएं। इसके अलावा काव्य आते हैं जिसमें आप महाकाव्यों को पढ़ते हैं, खंड काव्यों को पढ़ते हैं, महाकाव्य,
खंड काव्य, इनको आप देखते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो गद्य विधा की रचनाएं होती हैं, गद्य विधा की रचना के अंतर्गत आप देखते हैं, गद्य विधा की रचना के अंतर्गत एक तो आप देखते हैं सबसे पहले कहानी को, कहानी, दूसरा आप देखते हैं सर नाटक को, तीसरा आप देखते हैं इसमें उपन्यास को, उपन्यास, चौथा आप देखते हैं निबंध को, निबंध, पांचवा आप देखते हैं रिपोर्टाज को, रिपोर्टाज, और छठा आप देखते हैं इसमें आत्मकथा, आत्मकथा। तो ये जो भाग है ये गद्य विधा की रचनाएं हैं, और इन सब को मिला करके आपके हिंदी व्याख्याता का सिलेबस बनेगा। ठीक है, कम ज्यादा अमाउंट में आप देखेंगे कि ओवरऑल सिलेबस जो है यही रहने वाला है। आप व्याकरण वाले हिस्से को भी देखेंगे इसके अंतर्गत, और दूसरा जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होगा सर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। ये वाले हिस्से से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ऐसा ही आपको सिलेबस लगभग देखने को मिलता है एमपी शिक्षक भर्ती में। एमपी शिक्षक भर्ती को यदि आप देखेंगे तो उस शिक्षक भर्ती की परीक्षा में आपको यही सिलेबस लगभग दिखता है, जिसमें आपको व्याकरण वाला हिस्सा भी मिलेगा अच्छे खासी मात्रा में, और दूसरे भाग में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को भी देखा जाता है। अब और क्या हो सकता है सर? तो अभी चूंकि सिलेबस क्लियर नहीं है तो इसके अंतर्गत एक टॉपिक मैं इसमें जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो है भाषा बोध वाला हिस्सा, जिसके अंतर्गत आप भाषा के संबंध में थोड़ी सी जानकारी अर्जित करते हैं, थोड़ी सी जानकारी अर्जित करते हैं आप भाषा के संबंध में। जैसे सर, जैसे आप देखते हैं कि भाषा क्या है, भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, भाषा में गुण कौन कौन से होते हैं, हिंदी भाषा कैसे विकसित हुई है, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या रहा है, अपभ्रंश क्या होते हैं, अवहट्ट क्या होते हैं, पाली की क्या खासियत थी, प्राकृत की क्या खासियत थी, आप अपभ्रंश कितने थे, तो अपभ्रंशों में पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, जो 5 उपभाषाएं आप हिंदी की बोलते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी, इन 5 प्रकार की हिंदियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अर्जित करते हैं। इसके अलावा आप भाषा बोध में ही संवैधानिक प्रावधान पढ़ते हैं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा के संबंध में क्या प्रावधान है, वो सारी चीजें आप इसमें भाषा बोध के अंतर्गत देखते हैं। तो भाषा बोध वाला जो टॉपिक है ये भी अपने आप में ठीक ठाक बड़ा टॉपिक है। कम से कम 4-5 घंटे आपको भाषा बोध वाले हिस्से को कंप्लीट करने में लगता है। वहीं अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण चूंकि मूल विषय है हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा के व्याकरण को आपको समझना होगा, उसके जो नियम है उनको जानना होगा, और चूंकि आपको आगे बड़ी कक्षाओं में पढ़ाना है तो बड़ी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए आपका नॉलेज फुल होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में आपका व्याकरण का बेस बनना बहुत जरूरी है। व्याकरण को आप एकदम अलग कर सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी साहित्य का इतिहास आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम चालू करेंगे गारसा दत्त तासी से, और वहां से चलते चलते पूरे विभाजनों को हम देखेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण साहित्य और साहित्य, इसके अलावा साहित्य इतिहास में आप देखिएगा कि साहित्यों को या साहित्य का इतिहास होता क्या है, साहित्य किसको बोलते हैं, इतिहास क्या होता है, साहित्य इतिहास लिखने की कौन कौन सी विधा होती है, जो 4 प्रकार की विधा होती है, 4-5 प्रकार की, वो सारी विधाएं हम लोग देखेंगे। कैसे काल क्रमानुसार लगाया जाता है, कैसे वर्णानुक्रम अनुसार लगाया जाता है, कैसे आप विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हैं, कैसे वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी विधाओं को ध्यान में रखते हुए आपको ये सिलेबस आगे बढ़ाना होगा। अब वो पढ़ने के बाद फिर आप पहुंचेंगे महत्वपूर्ण साहित्य और साहित्यकार वाले हिस्से में। इसके अंतर्गत
प्रमुख पद्य रचनाओं को आपको देखना होगा कविताओं के रूप में जो हैं। जैसे आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे आपको तुलसीदास जी मिलेंगे। तुलसीदास जी की रामचरितमानस उत्तरकांड इसमें सिलेबस में रहता है। अधिकांश जगह पर आप देखेंगे तो अधिकांश भर्ती परीक्षाओं में उत्तरकांड को सिलेबस में शामिल किया जाता है। इसके अलावा यदि आप देखें तो जो सुमित्रानंदन पंत हैं उनकी पल्लव हो गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, उनकी कुकुरमुत्ता, राम शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर, ये हमको देखना होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको नागार्जुन की 2-4 कविताएं पढ़नी है, अज्ञेय की 2-4 रचना पढ़नी है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे कविताओं को आपको देखना होगा। महादेवी वर्मा को आपको देखना होगा, महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो देखनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की 1-2 रचनाएं हैं, उसमें झांसी की रानी को आपको देखना है। तो वो सामान्य रचनाएं जो आपने बचपन से देखी हैं, बचपन से आप जिनको जानते हैं, उन रचनाओं के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। तो सिलेबस को जब आप देखते हैं तो सिलेबस में ये चीजें तो दिखती हैं सर आपको। ठीक है, तो कविताओं के रूप में अगर देखेंगे ना तो कविताएं आपको बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है, और ये जो कविताएं हैं कई बार ऐसा होता है कि इनके राइटर के नाम डायरेक्ट पूछेंगे, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको पंक्तियां उठा करके पूछ देता है कि भाई ये जो फलाना पंक्ति है वो कौन से कविता का है कि नहीं, या किसी काव्य के बारे में या किसी महाकाव्य के बारे में आचार्य शुक्ल के या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के या डॉक्टर राम कुमार वर्मा के या डॉक्टर नगेंद्र के जो विचार, क्योंकि ये आलोचक रहे हैं साहित्यों के, तो इन साहित्यों की आलोचनाओं के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में यदि किसी रचना के बारे में कुछ कहा गया है तो उस कथन को ज्यों का त्यों आपने देखा होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमको उन सारे कथनों को भी साथ में लेकर के चलना है कि भाई पद्य वाली रचना है। जैसे आप तुलसीदास के बारे में देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारी बातें कही हैं, आचार्य शुक्ल ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो उनकी रचना, सूरदास के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, मीराबाई के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर के ऊपर एक बुक लिखा है, आपने देखा होगा, कबीर के ऊपर एक बुक लिखा है सर, पूरा लगभग 208 पेज की वो बुक है। और उस बुक को जब आप देखेंगे तो वहीं पर आपको मिलेगा कि कबीरदास जो है वो भाषा के डिक्टेटर हैं, भाषा के तानाशाह कहा गया है उनको, तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो इसी प्रकार के जो कथन हैं वो वर्ग 1 की परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हायर एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं यहां से प्रश्नों का स्तर भी अच्छा रहने वाला है। तो यहां से कविताओं के बारे में जो आलोचकों ने कहा है वो कथन भी हम साथ में तैयार करते हुए चलेंगे। इसके अलावा गद्यों की यदि हम बात करें तो गद्यों में कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को आपको पूछा जाएगा। जैसे कहानी आप सब पढ़ते हैं, देखा होगा आपने, ये लगभग सब सिलेबस में रहता है। एक तो होता है सर उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। इसके अलावा एक आप पढ़ते हैं इसमें जामुन का पेड़, भोला राम का जीव, ये सब जो है ये बेसिक कहानियां हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा नाटक हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण नाटक हमको देखने हैं। जैसे यहां से भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। एक नाटक जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है भारत दुर्दशा। एक नाटक जो पूछा जाता है वो है अंधेर नगरी चौपट राजा, आपने पढ़ा होगा, उसका नाम है अंधेर नगरी। इसके अलावा जो जयशंकर प्रसाद है उनके नाटकों में देखोगे तो सर चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त है। एक उनका नाटक है ध्रुव स्वामिनी, वो भी पूछा जाता है सर, क्योंकि बहुत बड़े नाटककार रहे हैं जो अपने जयशंकर प्रसाद रहे हैं, तो उनके नाटक को पूछा जाता है। इसके अलावा अभी वर्तमान में देखा जाए, आधुनिक रचनाकारों में देखेंगे आप तो आधुनिक रचनाकारों में एक आपको ये मिलेंगे, मोहन राकेश, आधे अधूरे उनका मिलेगा, तौलिया मिलेगा।
तो ये इस प्रकार के जो नाटक हैं वो आपको यहां से तैयार करने हैं। इसके अंतर्गत कथन, किसने किससे कहा, कौन कौन से पात्र हैं, कितने पुरुष पात्र हैं, कितनी महिलाएं पात्र हैं, कौन लेखक है, किस शब्द का क्या अर्थ है, ये सब यहां से पूछता है नाटक से। तो ये हमको तैयार करना है। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में सबसे बड़ा नाम आता है सर प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का। तो मुंशी प्रेमचंद का गोदान जो है ये लगभग सभी सिलेबस में रहता है, ये भी आपको पूछ सकता है। इसके अलावा गोदान के अलावा देखा जाए तो अज्ञेय के जो उपन्यास हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो उपन्यासकारों को हम देखेंगे। निबंध के अंतर्गत आचार्य शुक्ल की एक जो निबंध है वो आपको एकदम कॉमन मिलेगा। उस निबंध का नाम है कविता क्या है, और उस निबंध में आचार्य शुक्ल जो है वो कविता के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं। इसी प्रकार आचार्य द्विवेदी की रचना आप देखेंगे तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो भी एक निबंध है, वो भी हमको देखना है। इसके अलावा रिपोर्टाज की अगर हम बात करें तो रिपोर्टाज जो है इसके अंतर्गत जो रचनाएं हैं वो हमको देखना है, जो रिपोर्टाज प्रकृति की हैं। इसके अलावा आत्मकथाएं हैं, मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा, तो आत्मकथाओं को हमको देखना है। तो यहां से गद्य की जो परंपरा है, इस गद्य की लेखन की परंपरा में आपको बहुत सारे रचनाएं मिलेंगी, इनको हमको देखना है। ये बेसिकली आधुनिक काल में ही मिलेगा आपको, क्योंकि आधुनिक काल ही गद्य का काल है पूरा। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा है, तो उस गद्य काल को पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको पूरा देखना होगा, जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनके साहित्यों को देखना पड़ेगा। रचनाओं के अंतर्गत जो कथन है, जो संवाद है, उन संवादों को देखना पड़ेगा। कोई महत्वपूर्ण पंक्ति जो कि किसी कथन की आत्मा, किसी रचना की आत्मा है, तो उसको हमको देखना होगा। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये पूरा भाग मिल करके आपका एक कंप्लीट सिलेबस बनता है। अब इस पूरे सिलेबस को यदि हम चालू करना चाहें, प्रारंभ करना चाहें, तो हमारे पास 3 दरवाजे हैं सर। हम जहां से चाहें वहां से एंट्री कर सकते हैं। ये 3 दरवाजे कौन से? एक सबसे पहला भाग है इसमें व्याकरण का। व्याकरण से आप एंट्री कर सकते हैं इस सिलेबस में, यानी पहले आप व्याकरण कंप्लीट कीजिए, व्याकरण कंप्लीट करने के बाद फिर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए जाइए। या दूसरा तरीका यह है कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास चालू कीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट करने के बाद आप व्याकरण पढ़ेंगे, और इसके बाद भाषा बोध वाला हिस्सा पढ़ेंगे। या तीसरा एंटर है, तीसरी एंट्री हमारी हो सकती है सर भाषा बोध से। तो 3 अलग अलग जगह है जहां से आप सेम सिलेबस में एंट्री कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में एंट्री करने की जगह आपको खोजनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैं यहां से चालू करूं, यहां से चालू करूं, कहीं से भी चालू करके मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, नहीं। मुझे प्रॉपर एक गेटवे चाहिए होता है से जहां से मैं अपने सिलेबस को चालू करता हूं। तो मेरे पास यहां पर 3 रास्ते हैं सर इस सिलेबस में एंटर करने के। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा, आप या तो पहले व्याकरण कंप्लीट कर लो, या तो फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में एंटर कर लो शुरुआत में, या सबसे पहले भाषा बोध वाला हिस्सा पढ़ लो। छोटा हिस्सा है, 4-5 दिन का हिस्सा है, उसके बाद फिर आप दूसरी जगह में एंटर करोगे। तो आपके पास ये विकल्प है कि आप कहां से एंटर करना चाहते हैं। ये वाला जो बैच है, चूंकि मैं बेसिकली जो छात्रों की समस्या है वो इस वाले हिस्से से ज्यादा है सर, हिंदी साहित्य के इतिहास से, इस वाले हिस्से से सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को सामना करना पड़ रहा है सर, इसको सबसे ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला जो बैच है हमारा, ये हम लोग इसी टॉपिक से चालू करें जहां पर आपको सबसे ज्यादा समस्या होती है। ठीक है, बाकी व्याकरण तो लगभग आप जानते ही होंगे, व्याकरण तो लगभग आप वैसे भी पढ़ते ही हैं। ठीक है, व्याकरण तो लगभग आप पढ़ते ही हैं। आप संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो जो हिस्से आते हैं लगभग आप उनसे पूर्व परिचित होते ही हैं। तो क्या हम यहां से एंटर कर सकते हैं क्या? बताइए जल्दी, फिर उस हिसाब से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास ये वाले टॉपिक से पढ़ना चालू करेंगे। बताइए।
दीपक, पल्लवी, अमृता, तावेंद्र, दिनेश, बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ना चालू करें या व्याकरण पहले कंप्लीट करना है? आप जैसा बोलेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक। हाँ, नहीं मुझे पता है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में से होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हम परेशान जब विद्यार्थी होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इसी में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे आज की क्लास से हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले तो हमको इस शब्द को समझना होगा कि साहित्य इतिहास या साहित्य का इतिहास लिखना क्या होता है। देखिए, साहित्य, हिंदी साहित्य का, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, चलिए। तो साहित्य इतिहास जो है, बेसिकली देखा जाए तो साहित्य का इतिहास दो भागों से मिलकर बना है। एक शब्द तो है सर साहित्य, और दूसरा शब्द है यहां पर इतिहास। साहित्य और इतिहास, इन दो शब्दों को आप कहते हैं सर, दोनों से मिलकर के बना है साहित्य इतिहास। अब साहित्य का मतलब तो हमको पता है सर कि जो लिखित सामग्रियां हमारे पास होती हैं, जिनमें जन कल्याण की भावना होती है, उनको हम कहते हैं साहित्य। साहित्य शब्द में सा और हित शब्द मिला होता है, ध्यान रखिएगा। साहित्य शब्द में सा और हित शब्द मिला होता है, इसीलिए जो लोगों के कल्याण के भाव से लिखा जाता है उसको कहा जाता है सर साहित्य। तो साहित्य तो समझ में आ गया। इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इतिहास है क्या सर? इतिहास शब्द जो है, इसकी यदि हम परिभाषा देखें तो इतिहास की परिभाषा कहती है कि घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना ही इतिहास है। घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी जो घटनाएं चली हैं सर बीते हुए समय में, उनको जब हम क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं तो उसी को कहा जाता है सर इतिहास। अब ये जो इतिहास है ना, इसके बारे में कुछ कुछ परिभाषाएं हमको अलग अलग भाषा जो वैज्ञानिक हैं उनकी हमको देखने को मिलती है। अलग अलग साहित्यकार हैं, अलग अलग भाषा शास्त्री हैं, जिन्होंने इतिहास के संबंध में अपना मत प्रदान किया है। ठीक है, हाँ हाँ, वो सब पुरस्कार भी पढ़ना है, पत्र पत्रिका, वो सब यहाँ आ जाता है ना। भाषा बोध वाले हिस्से में हम लोग पुरस्कारों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं इसके विधा में आ जाएंगी, ऐसा पत्र पत्रिका। ठीक है, हाँ ये इसके अंतर्गत आ जाएंगी। चलो, तो साहित्य जो है इसका मतलब होता है सर ऐसी रचनाएं जिसमें जनता का कल्याण छुपा हो, जो जनता के कल्याण को ध्यान में रख करके लिखा गया हो, वो साहित्य है। दूसरा इतिहास। इतिहास जो है ये घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन है। घटनाओं के क्रमबद्ध लेखन को हम क्या कहते हैं? इतिहास। या इसी को बोल सकते हैं कि कालक्रमानुसार इतिहास के या अतीत के, कालक्रमानुसार अतीत के तथ्यों का वर्णन करना और उनका विश्लेषण करना ही इतिहास है। ठीक है, तो आप जब इसकी दूसरी परिभाषा देते हैं तो क्या कहते हैं कि कालक्रमानुसार, यानी कालक्रम के अनुसार अतीत में हुई घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का
घटनाओं का या तथ्यों का वर्णन या विश्लेषण ही इतिहास है। ये इतिहास है। ठीक, तो लगभग सभी साहित्यकार, सभी साहित्य के इतिहासकार इस परिभाषा से एकमत हैं कि हाँ भाई, साहित्य इतिहास तो ये होता है। और इसी के संबंध में, इतिहास के संबंध में अलग अलग जो भाषा वैज्ञानिक है, अलग अलग जो साहित्यकार हैं, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है, जिसमें एक नाम मिलता है हमको कार्लाइल का। इनकी परिभाषाओं से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। कार्लाइल, ठीक है, ये साहित्यकार हैं और ये कहते हैं कि इतिहास जो है वो एक दर्शन है। इतिहास एक दर्शन है। कार्लाइल कहते हैं कि इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। ये एक परिभाषा हमको मिलती है इतिहास की, जो दिया है कार्लाइल के द्वारा। ठीक है, अब इस परिभाषा को जब आप देखेंगे ना, तो इस परिभाषा को याद करने के लिए आपको कीवर्ड खोजना पड़ेगा। ये बोलना क्या चाहते हैं, इस बात को समझिए। कार्लाइल बोलना चाहता है कि भाई, इतिहास जो होता है ना, वो अपने आप में एक फिलॉसफी है। इतिहास जो है वो अपने आप में एक फिलॉसफी है। कैसी फिलॉसफी है? ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि एक उदाहरण के माध्यम से, जो कि उदाहरणों का प्रयोग करते हुए आपको सिखाने का काम करती है सर। जैसे जैसे आप जो है वो जयचंद का उदाहरण ले लीजिए। वो भी इतिहास के पन्ने में मिलता है सर हमको, जयचंद का नाम। तो जयचंद पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था, है कि नहीं? हमारे राजाओं ने बहुत ज्यादा भरोसा किया सर। प्रतिफल क्या हुआ? धोखा मिला। और धोखा मिलने के कारण भारत जो है वो विदेशी हाथों में चला गया। वैसे ही आप और आगे बढ़े तो आपको शिवाजी मिलते हैं। शिवाजी आपको मिलते हैं, वो सर नौसेना का निर्माण करते हैं। नौसेना का निर्माण करते हैं तो ये बताता है हमको कि भाई, और देखो, नौसेना का जब निर्माण किया गया उसके बाद बहुत सालों तक अंग्रेज जो थे या पुर्तगाली जो थे, वो नौसेना के माध्यम से हमसे टकरा नहीं पाए थे, वो लड़ नहीं पाते थे सर हमसे। कारण नौसेना बहुत मजबूत कर दी थी हमने। तो ये जो दृष्टांत है, ये जो उदाहरण है, ये अतीत में कहीं घटित हुई है और उन्हीं घटित हुई घटनाओं के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं घटनाओं को कहा गया है क्या? दृष्टांत। दृष्टांत शब्द का मतलब होता है उदाहरण। तो इतिहास अपने आप में एक दर्शन होता है सर। और ये कैसे सिखाने का काम करता है? ये दृष्टांतों के माध्यम से हमको सिखाने का काम करता है। और ये परिभाषा दी गई किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा, कार्लाइल, दर्शन, दृष्टांत, ये याद रखिएगा, कार्लाइल, दर्शन, दृष्टांत। अब इसमें दूसरी परिभाषा हमको किसकी मिलती है सर? दूसरी परिभाषा मिलती है हमको विको की। विको टर्मरिक वाला विको नहीं है भाई, ये साहित्यकार वाला है। ठीक है, और विको बिल्कुल इस बात को कहता है कि अतीत का संबंध या इतिहास का संबंध अतीत से नहीं है बल्कि वर्तमान से भी है। यानी ये इतिहास को वर्तमान और अतीत के बीच का सेतु बताता है। विको कहता है कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से है बल्कि वर्तमान से भी है।
ये परिभाषा हमको मिलती है विको की, और इसके पीछे कारण ये क्या बताते हैं? विको बताता है कि भाई अतीत की घटनाओं से, अतीत की गलतियों से, अतीत में किए गए सफल अभियानों से हम सीखते हैं। हम सीखते हैं कि हमको जीतना कैसे है, हम सीखते हैं कि हमको किसी घटना पर या किसी किसी बुराई पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। तो इसके संबंध में विको कहता है कि अगर हमको आगे अभी यदि कोई काम को करना है तो उसके लिए हमें पीछे हमारे इतिहास को कई बार देखना पड़ता है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर कई सारे जवाब हमको अपने जीवन के मिलते हैं, और इसीलिए इतिहास का संबंध केवल और केवल अतीत से नहीं होता बल्कि वर्तमान से भी होता है। यह परिभाषा मिलती है हमको विको की। तो विको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो कार्लाइल की परिभाषा में इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांत के माध्यम से सिखाती है, जबकि विको के हिसाब से इतिहास न केवल बीते हुए समय से संबंधित है बल्कि वर्तमान काल में भी उसका महत्व बराबर होता है। यह विको की परिभाषा। अगली परिभाषा जो हमको मिलती है वो मिलती है सर कांट की। ठीक है, जो कांट है वो अपनी परिभाषा देते हैं, और ये क्या देते हैं सर परिभाषा? कांट अपनी परिभाषा में कहते हैं कि सृष्टि का बाह्य विकास सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति के आंतरिक विकास की प्रक्रिया का प्रकृति की आंतरिक प्रक्रिया का विकास मात्र है, या सॉरी प्रतिबिंब मात्र है। ये परिभाषा हमको कौन देते हैं सर? कांट देते हैं। और ये कहते हैं कि भाई जो आपको बाहर में जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो असल में प्रकृति के आंतरिक रूप में किए गए किसी परिवर्तन का प्रतिफल है। मतलब ये वो घटनाएं हमको जो दिखाई पड़ रही हैं, जो घटनाएं हमको अभी दिखाई पड़ रही हैं, वो वास्तव में प्रकृति में घटित हो रही किसी घटना का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे आप समाज में देखेंगे तो समाज में साहित्यों को दर्पण कहा जाता है सर। समाज का आपने सुना होगा, आचार्य शुक्ल खुद कहते हैं कि समाज की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब जो है वो साहित्य होता है। यह आचार्य शुक्ल की परिभाषा है कि साहित्य जो है वो जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। यानी जनता में जो भाव प्रचलित है, जनता में जो भाव चल रहा है, जनता में जो भाव वर्तमान समय में ज्यादा हावी है, साहित्य भी उसी के हिसाब से अपना रूप बदलता है। तो साहित्यों के रूप के आधार पर यह कहा गया है कि सर सृष्टि का बाह्य विकास जो है वो प्रकृति की आंतरिक प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। प्रकृति में जो चलेगा, जैसे लोगों में अगर मान लो बहुत ज्यादा ईर्ष्या का भाव बढ़ गया, मेरा पड़ोसी क्यों मुझसे ज्यादा कमा रहा है ना, मेरा मित्र जो है वो उसकी सैलरी क्यों मुझसे ज्यादा है, यदि इस प्रकार का भाव आ गया तो सर वहां पर हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो हिंसा की घटना है वो तो सर वो तो बाह्य अभिव्यक्ति है। वो प्रकृति क्या थी उसमें, छुपा हुआ बीज क्या था उसमें? छुपा हुआ बीज या प्रकृति की आंतरिक प्रक्रिया थी आपकी ईर्ष्या। तो वैसे ही इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इतिहास जो है वो जो लिखा गया है, जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं, जो लिखा गया है वो असल में बीते हुए समय को ही लिखा गया है। जो बीते हुए समय में घटनाएं हुई हैं, जो बीज रूप में है, उसके कारण को समझने का प्रयास करने का प्रयास ही, ठीक है, या कारण को समझने का प्रयास ही क्या कहलाता है सर? इतिहास कहलाता है। और यह परिभाषा दी गई है कांट के द्वारा। अब इसके बाद एक परिभाषा और मिलती है हमको, वो है सर हीगल की परिभाषा। नाम सुना होगा आपने, हीगल।
हीगल जो है ये समकालीन दार्शनिकों में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, है ना, हीगल। और हीगल कहता है कि इतिहास जो है वो केवल घटनाओं का अन्वेषण नहीं है सर, है ना। ये लिखते हैं कि इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं है, घटनाओं का संकलन या अन्वेषण नहीं है, ये इससे ज्यादा बढ़कर है। तो क्या है सर? तो ये बोलता है बल्कि उसके भीतर जो कार्य कारण श्रृंखला होती है, कार्य कारण श्रृंखला होती है, उसको जानने का नाम है सर इतिहास। जब बल्कि भीतर हाँ होती है, विद्यमान है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हीगल जो है ये इतिहास को कैसे परिभाषित करते हैं? इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं है सर। आप इतिहास केवल इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि सर हमको पता चल जाए कि मोहम्मद गौरी कब हमला किया, मोहम्मद गौरी जो है वो कब हमला किया, कब तराइन का युद्ध हुआ, कब ये सब जो घटनाएं हैं, अंग्रेज कब आए, तो कब उनका पहला कोठी खुला, तो कब उन्होंने पहला नाव बनाया, तो लॉर्ड पंचम का बच्चा कब हुआ, है नहीं, तो जॉर्ज मेरी की बेटी कब हुई, ये जानने के लिए हम इतिहास नहीं पढ़ते हैं सर। हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कार्य कारण श्रृंखला को जान सके, इसका प्रभाव क्या हुआ, ये घटना जो हुई है इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुई, सामाजिक व्यवस्था कैसे प्रभावित हुई, ये सारी चीजों को जब आप जानने की कोशिश करते हैं तब जो श्रृंखलाबद्ध हमको घटनाएं मिलती हैं जिसमें कारण प्रभाव, है ना, वो सारी चीजें जब गुथी हुई होती हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो ये हीगल की परिभाषा है। हीगल की परिभाषा याद करने के लिए आपके कीवर्ड क्या हो जाएगा सर? कार्य कारण श्रृंखला, ये हो जाएगा आपका कीवर्ड। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किस इतिहासकार ने या किस दार्शनिक ने इतिहास को घटनाओं के बीच कार्य कारण श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया है? सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें आंसर हो जाएगा आपका हीगल। और हीगल की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीगल जो है ये समकालीन दार्शनिकों में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। ठीक है, तो ये जो चार परिभाषाएं हैं, ये परिभाषा आप किसकी पढ़ रहे हो? इतिहास की परिभाषा पढ़ रहे हो। ये इतिहास की परिभाषा है, तो जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कार्लाइल कहता है कि भाई जो इतिहास है वो एक दर्शन है जो कि उदाहरणों के माध्यम से हमको सिखाने की कोशिश करता है। ये परिभाषा किसकी? कार्लाइल की। विको क्या बोलता है? विको बोलता है कि इतिहास का संबंध जो है वो पुरानी घटनाओं से नहीं होता बल्कि वर्तमान से भी ये मतलब समान रूप से ये वर्तमान से भी संबंधित होता है सर। ये परिभाषा किसकी? विको की। फिर आते हैं सर कांट महोदय, और कांट महोदय कहते हैं कि सृष्टि का जो बाह्य विकास है यानी घटनाएं जो चल रही हैं वो प्रकृति की आंतरिक प्रक्रिया का परिणाम है। यानी जो घटनाएं प्रकृति में चल रही हैं, जिसको हम लोग हमारे भारतीय दर्शन की यदि हम बात करें तो भारतीय दर्शन में हम इसको क्या कहते हैं सर? भारतीय दर्शन में हम इसको कहते हैं सूक्ष्मता। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि हम जब पीतर पाख मनाते हैं तो हम ये मान करके चलते ना कि हमारे सामने हमारे पूर्वज जो हैं वो हैं, दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं लेकिन वो सूक्ष्म रूप में है। तो सूक्ष्म जगत में यदि कोई हलचल होती है तो उसका प्रभाव स्थूल जगत में दिखता है। ये कांट का दर्शन है, ये कांट का मत है। और यही घटनाएं जो चल रही हैं वही उसी को जब क्रमबद्ध तरीके से लिख दोगे तो वो इतिहास कहला जाएगी। इसके बाद हीगल बहुत
महत्वपूर्ण परिभाषा देते हैं और कहते हैं कि इतिहास केवल घटनाओं को लिखना और केवल उन पे शोध करना नहीं होता है सर। तो इतिहास क्या है? इतिहास उस घटना के कारण क्या प्रभाव पड़ा है, कार्य कारण की जो श्रृंखला बनी है, इस पूरी श्रृंखला को जब एक माला में गूंथा जाएगा तब उसको कहा जाएगा इतिहास। तो ये हीगल की हमको परिभाषा देखने को मिलती है। अब दूसरी तरफ अगर हम साहित्य की बात करें, दूसरा शब्द हमारा साहित्य बचा हुआ है ना, अभी हमने केवल इतिहास की परिभाषा लिखी है। ऐसे ही साहित्य को भी अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जाता है। साहित्य की परिभाषा यदि हम देखें तो साहित्य की एक सामान्य परिभाषा यह बनती है कि मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। ठीक है, मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण, इसे ही हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं सर। साहित्य बहुत अच्छे पथ प्रदर्शक होते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखिए जब हम साहित्य की परिभाषा कर रहे हैं किस रूप में कि सर ये मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषक होती हैं साहित्य, तो सर आपको इस बात को समझना होगा कि जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, जब भी हम कोई नाटक पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे दिमाग में ना वो पूरा सिनारियो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलने लगता है। होता है ऐसा? क्यों चलने लगता है? क्योंकि हम वहां पर किसी ना किसी पात्र के रूप में या दर्शक के रूप में उन घटनाओं का साक्षी बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह घटना हमारे सामने चले। जब हम देखते हैं कि होरी जो है वो गाय देना चाहता है, लेकिन गरीबी के कारण दे नहीं पाता है सर, मर जाता है बेचारा। आखिरी में गेहूं दे करके गोदान की परंपरा को पूरी की जाती है। तो सर ये आप इन घटनाओं को देखना चाहते हैं, आपके अंदर जिज्ञासा होती है कि इस घटना के बाद अगला घटनाक्रम क्या होगा। आप लहना सिंह को पढ़ते हैं सर, आप कहानी पढ़ते हैं मोहन राय इसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था, तो आप पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं कि सर लहना सिंह जो है वो अमृतसर में जब छोटा था तो अमृतसर में घूम रहा था, अपने मामा के घर गया हुआ था, तो एक लड़की से मिलता है, उससे जाकर के बात करता है, दही लेने गया होता है ये दुकान में, वहां जाकर के बात होती है। आप उन घटनाओं का साक्षी बनना चाहते हैं सर, फिर तुरंत आपको स्विच करके चंद्रधर शर्मा कहां पहुंचा देते हैं? गुलेरी जी आपको पटक देते हैं सर युद्ध के मैदान में, प्रथम विश्व युद्ध में। जर्मनी की सेना से लड़ रहे हैं सर, वो जर्मनी की सेना से लड़ रहे हैं। वहां पर एक फर्जी लप्टन साहब आते हैं, लप्टन साहब है ना, असल में वो लेफ्टिनेंट साहब है, ठीक है, लेकिन अब क्षेत्रीय भाषा में लप्टन ही है, पंजाबी भाषा में। तो लप्टन साहब आ जाते हैं, तो उसके साथ क्या हाल करते हैं उसका, तो उसको मारते हैं। लहना सिंह पीटता है उसको, खोपड़ी उड़ा देता है उसकी, कपाल क्रिया नाम दिया है उसको गुलेरी जी ने। तो इस प्रकार से आप उन घटनाओं का साक्षी बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? ताकि आप वहां से कुछ सीख सके। इसीलिए मैंने कहा कि जो साहित्य होता है, उस साहित्य में, किसी भी साहित्य में जो जन भावनाएं होती हैं उनका कल्याण छुपा होता है। हित शब्द छुपा हुआ है सर यहां, और हित का मतलब होता है के लिए, जनता के लिए जो हो, वो है सर साहित्य। अब साहित्य को भी अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जैसे एक का नाम सुना होगा आपने, तेन महोदय का, तेन है ना, फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने कहा कि भैया जो साहित्य होता है उसमें 3 प्रवृत्तियों का होना जरूरी है। तीन प्रवृत्तियों पर इन्होंने मुख्यतः फोकस किया। 3 चीजें, क्या क्या 3 चीजें से थी सर?
तो एक इन्होंने सबसे पहले कहा जाति, दूसरा इन्होंने कहा वातावरण या परिवेश, आप कह सकते हैं, वातावरण कह दीजिए या परिवेश कह दीजिए, और तीसरा है इसमें क्षण विशेष, क्षण विशेष। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसके कारण कोई साहित्य जो है वो रोचकता को प्राप्त होता है, वो साहित्य जो है वो सीखने की अवस्था में आ पाता है कि उसको पढ़ करके कोई व्यक्ति जो है वो ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो तेन महोदय ने तीन प्रवृत्तियां बताई हैं और इसी के आधार पर साहित्य की परिभाषा दी है और कहा है कि यदि किसी रचना में ये तीन प्रवृत्तियां पाई जाती है तो उसको साहित्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। क्या क्या है? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इसके बाद एक आते हैं सर हडसन महोदय, हडसन नाम है इनका, हडसन, हडसन देख लीजिए कैसे लिखते हैं ना, हडसन। हडसन ने कहा कि जो कृतिकार की प्रवृत्ति, प्रतिभा है ना, उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है सर। इन्होंने कहा कि ये तीन प्रवृत्तियां तो होती हैं लेकिन इसके साथ जो कृतिकार है, कृतिकार की प्रतिभा, कृतिकार की जो प्रतिभा होती है या प्रवृत्ति होती है, ये भी महत्वपूर्ण होती है सर। और इसके साथ ही इन्होंने कहा कि भाई 5 तत्वों से मिलकर के कोई साहित्य बनेगा। 5 तत्व इन्होंने बताए। अब ये 5 तत्व कौन कौन से थे? तो सबसे पहले इन्होंने नाम दिया सृजन शक्ति। ये प्रतिभा को इन्होंने कहा सृजन शक्ति, किसी रचना को लिखने की क्षमता होनी चाहिए भाई व्यक्ति में, तो एक इन्होंने नाम दिया सृजन शक्ति। दूसरा इन्होंने कहा परंपरा, परंपरा। तीसरा है इसमें वातावरण। चौथा होता है इसमें द्वंद्व, और पांचवा होता है इसमें संतुलन। संतुलन, इन 5 चीजों का समाविष्ट एक अच्छे साहित्य में होता है। ये नाम दिया है क्या? ये नाम दिया है सर, या ये 5 तत्वों के नाम बताए हैं किसने? हडसन ने। तो तेन जो है वो 3 प्रवृत्तियों की बात करते हैं। कौन कौन सी? जाति, वातावरण, क्षण विशेष। वहीं हडसन महोदय जो है वो 5 चीजों की बात करते हैं सर। क्या क्या? सृजन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व, संतुलन। ठीक है, याद करना जरूरी है। सृजन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व, संतुलन, इन 5 चीजों का समाविष्ट किसी साहित्य में होना चाहिए। ये परिभाषा हमको किसकी मिलती है? ये मिलती है सर हमको हडसन की परिभाषा में। अब इसी में हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े युग के तारे हमारे, नाम है उनका डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इनकी परिभाषा, इन्होंने कैसे परिभाषित किया है साहित्य को। ठीक है, ये कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य शुक्ल ने।
तो ये जो चित्त वृत्ति है ना, ये इसका कीवर्ड बनेगा, ध्यान रखना। जनता की चित्त वृत्ति, ये परिभाषा दी गई किसके द्वारा? आचार्य शुक्ल के द्वारा। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भाई जो जनता में चल रहा होता है वही तो साहित्यकार अपनी रचनाओं में लिखेगा, है कि नहीं? जो चीज जनता में प्रचलित है, जो चीजें जनता में सामान्य रूप से व्यवहार में लाई जा रही हैं, उसको सामान्य मानते हुए ही कोई रचना लिखी जा सकती है। तो साहित्य की परिभाषा आचार्य शुक्ल ने दिया है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास होता है। अब इसी में एक परिभाषा और हमको मिलता है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र की जब परिभाषा देखते हैं तो ये कहते हैं कि साहित्य यहां लिख लेते हैं, साहित्य का इतिहास की बदलती हुई, साहित्य का इतिहास की बदलती हुई अभिरुचियों, बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं, संवेदनाओं का इतिहास होता है। साहित्य का इतिहास बदलती हुई, की नहीं लगेगा ना यहां पर, सॉरी, हाँ, बदलती हुई अभिरुचियों संवेदनाओं का इतिहास होता है। इतिहास होता है जिसका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक होता है, जिसका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक होता है। तो आचार्य नगेंद्र की परिभाषा, सॉरी, डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर नगेंद्र क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर नगेंद्र बोल रहे हैं कि साहित्य का इतिहास जो है ये बेसिकली बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है। मतलब जो भी आप इतिहास देखते हैं साहित्य का, वो असल में साहित्य का इतिहास जो लोगों का इंटरेस्ट बदल रहा है सर, अभिरुचियां जो बदल रही हैं, उस अभिरुचि, बदलते हुए अभिरुचि और संवेदनाओं का इतिहास है। कैसे सर? जैसे जैसे आप मध्यकाल के यदि साहित्य देखते हैं, मध्यकाल भी नहीं बोलूंगा, एकदम गद्य की प्रारंभिक अवस्था की इतिहास देखें, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं देखेंगे आप, तो वहां पर साहित्य में आपको क्या मिलेगा? आप आचार्य जो भारतेंदु है, आचार्य भारतेंदु का काल मानते हैं लगभग 1850 के बाद से। 1850 में उनका जन्म हुआ, 85 में उनका निधन हुआ। तो 1850 के बाद के जो साहित्य हैं, इसमें क्या दिखेगा हमको? इस कालखंड की जितनी रचनाएं आप देखेंगे, इसमें आपको दिखेगा भारत के लिए स्वतंत्रता का स्वर, उदात्त स्वर मिलेगा सर, प्रबल स्वर मिलेगा। वहां पर अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया गया। वहां पर आपको दिखेगा कि नारी के प्रति सम्मान का भाव रखा गया। इसके अलावा आपको अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार मिलेगा, आपको अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार मिलेगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले जो उस समय के भारतीय थे, उनको बहुत हेय दृष्टि से देखा गया। तो कहने का मतलब यह है कि सर उस समय काव्य की प्रवृत्ति वो थी, रचनाओं की प्रवृत्ति वो थी। थोड़ा सा आप आगे आइए, अब स्वतंत्रता के बाद वाले साहित्यों को देखिए। स्वतंत्रता के बाद वाले शुरुआती साहित्यों में आपको गरीबी देखने को मिलेगी सर, भूख देखने को मिलेगा, अकाल देखने को मिलेगा। यहां पर बहुत ज्यादा रचनाएं हुई हैं। आप थोड़ा सा और पहले जाएंगे, लगभग 1930 के आसपास, तो आपको मार्क्सवाद का प्रभाव आपको रचनाओं पर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे वहां पर कि जो कार्ल मार्क्स के विचार थे,
वो भारतीय साहित्य को प्रभावित कर रहे थे। प्रगतिवाद पूरे का पूरा कार्ल मार्क्स की रचनाएं, मतलब कार्ल मार्क्स के विचारों से संबंधित रचनाएं हैं, जहां पूंजीवाद के प्रति घोर घृणा का स्वर है। और जो दबे कुचले लोग हैं, मजदूर वर्ग के, सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, इन वर्गों के प्रति दया का भाव, सहिष्णुता का भाव मिलेगा। आप रचनाओं को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आप कुकुरमुत्ता पढ़ के देखिए, प्रगतिवादी रचना मानी जाती है कुकुरमुत्ता। और कुकुरमुत्ता को जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, अबे सुनबे गुलाब, निराला की रचना है, निराला लिख रहे हैं, अबे सुनबे गुलाब जो पाई खुशबू रंगो आब, धरती का खून चूसा है तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति घृणा का भाव दिख रहा है सर। डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, कुकुरमुत्ता गुलाब से कह रहा है सर कि तू कैपिटलिस्ट है, तुझे खाद पानी कहीं और से मिल रहा है, इतरा कहीं और रहा है तू। आप केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ लीजिए, केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ेंगे, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसा, लोहा जैसा, लोहे जैसा गलता देखा, ढलता देखा, जलता देखा, आखिरी में बोलते हैं मैंने उसे गोली सा चलता देखा। तो जो दबे कुचले लोग हैं उनके प्रति सहिष्णुता का भाव मिलेगा, दया का भाव मिलेगा, प्रेम का भाव मिलेगा। जो मजदूर वर्ग है उनके प्रति सम्मान का भाव दिखेगा, नारी के प्रति श्रद्धा का भाव दिखेगा। नारी तुम केवल श्रद्धा विश्वास रजत नग भूतल पर, प्रसाद की रचना है। नारी के प्रति सम्मान का भाव मिलेगा आपको। तो इस पूरे सीन को देख करके हम क्या समझे सर? यहां से हमको यही समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे जनता जो है या समाज की जैसे जैसे संवेदनाएं बदलती हैं, अभिरुचियां बदलती हैं। प्रारंभिक काल में हमारी रुचि जो थी वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए थी, इसलिए अंग्रेजों का विरोध, स्वदेशी का समर्थन। और आगे बढ़े तो सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, थोड़े थोड़े जागरूक हो गए हम, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का विरोध हुआ। किसका समर्थन किए सर? समाजवाद का समर्थन किए। और आगे बढ़े, भारत स्वतंत्र हुआ, अब गरीबी, भूखमरी, इन सबको हमने टारगेट करना चालू किया। अभी की रचनाओं को देखो, अभी की रचनाओं में देश प्रेम बहुत ज्यादा दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। तो हमारी अभिरुचि जैसी होगी हम वैसे ही तो साहित्य लिखेंगे सर, ठीक है। तो हमारी बदलती हुई अभिरुचियों को दिखाने का काम जो है वो साहित्य करती है, हमारी संवेदनाओं को दिखाने का काम ये जो साहित्य है वो करते हैं, ठीक है। तो साहित्य के इतिहास, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक होता है। मतलब भौतिक रूप में भी ये सही है, भौतिक रूप में भी इसका प्रभाव दिखेगा और चिंतन के स्तर पर भी आपको इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, ठीक। तो ये है आपके साहित्य की परिभाषा जो कि डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। तो ये 4-6 परिभाषाएं हैं, 8 परिभाषाएं हैं टोटल, आप देखेंगे तो इनको अच्छे से याद करना है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। क्योंकि यहां से क्या होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन परिभाषाओं को उठा करके पूछता है, ठीक है। समझ में आ रही चीजें? विनीता, पल्लवी, दिनेश, समझ में आ रही चीजें? मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, है ना। बताइए समझ में आ रही है तो। देखो समझने के साथ साथ ना इन फैक्ट्स को, इन सारे तथ्यों को याद करने की कोशिश करते जाना है अपने को, ठीक है। आपको मैं ये कीवर्ड क्यों बता रहा हूं, आपको कीवर्ड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परिभाषाओं को ना डायरेक्ट नाम के साथ एग्जाम में क्वेश्चन में देता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कर देगा कि इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है। दृष्टांतों एक दर्शन है, करता है ना। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अब विकल्प में दे देगा कार्लाइल, विको, ठीक है। विकल्प में दे देगा हडसन, विकल्प में दे देगा तेन। अब पहचानो बोलेगा,
तो अपने को पता होना चाहिए कि कार्लाइल जो है वो दर्शन बोल रहा है, कार्लाइल दर्शन है नी। विको जो है ये बात करता है अतीत के साथ साथ वर्तमान से। तो ऐसे आप ना कुछ कीवर्ड बना करके इसको याद करने की कोशिश जरूर करना। कांट इसको कैसे परिभाषित करता है? सृष्टि का विकास यानी बाह्य विकास प्रकृति के आंतरिक प्रक्रिया का प्रतिबिंब होता है, जो अंदर चल रहा है वही बाहर दिखेगा, ऐसा। हीगल क्या बोलता है? इतिहास केवल घटनाओं का संकलन और अन्वेषण नहीं है सर, बल्कि उसके भीतर के कार्य कारण श्रृंखला को प्रदर्शित करने वाला तत्व होता है। ठीक है, तो ये हीगल की परिभाषा हमको मिलती है। तो इन परिभाषाओं के लिए कीवर्ड आप तैयार कीजिए। कीवर्ड आपको मैंने यहां पर बता दिया है, ये देखो। आप इसको याद करने के लिए, आपके याद करने के लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो तेन को याद करना है, तेन मतलब तीन, तेन से याद रखना तीन, याद हो जाएगा ना। तेन कितनी प्रवृत्तियां? तीन। क्या क्या है सर? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इसके बाद हडसन जो है वो बोलता है कि भैया आदमी का टैलेंट भी तो कोई चीज होता है, अगर आदमी में टैलेंट ही नहीं रहेगा तो वो कैसे अच्छे से लिख पाएगा। तो ये बोलता है तीन नहीं भैया, 5 तत्व हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होता है सृजन शक्ति, यानी उसका टैलेंट, टैलेंट सर्व प्रमुख। इसके बाद बोलेगा परंपरा, फिर बोलेगा वातावरण, फिर बोलेगा द्वंद्व, और अंत में बोलेगा सर संतुलन। तो ये 5 चीजें जो हैं ये साहित्य में शामिल होना चाहिए। शुक्ल की परिभाषा, आचार्य शुक्ल की परिभाषा में कीवर्ड याद रखना, जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास। साहित्य क्या है? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास है। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा क्या कहते हैं सर? कि ये अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है। साहित्य जो है वो अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जो आर्थिक और चिंतनात्मक हो सकती है। ठीक है, ये तो हो गई बात साहित्य की। अब सवाल ये आता है कि सर साहित्य लिखा कैसे जाता है? ठीक है, साहित्य लिखने की क्या कोई प्रविधि, कोई तरीके होते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल होते हैं। आप यदि हिंदी साहित्य इतिहास की या इतिहास लेखन की प्रवृत्ति देखें, ठीक है, साहित्य के इतिहास की लिखो, इसको ज्यादा सही है। साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, साहित्य का इतिहास लेखन कैसे किया जाता है, यह हम देखेंगे साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों में। साहित्य का इतिहास लेखन करने की 4 प्रमुख विधियां हैं, 4 प्रमुख तरीके हैं सर। क्या क्या प्रमुख तरीके हैं? सबसे पहली विधि को कहा जाता है कालक्रम पद्धति, या कालक्रमानुसार पद्धति बोलते हैं ना इसको, एक ही है दोनों। दूसरी पद्धति जो होती है इसको बोला जाता है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, ये दूसरी पद्धति। तीसरी जो पद्धति होती है इसको बोला जाता है विधेयवादी पद्धति। और चौथी जो पद्धति होती है इसको बोला जाता है वैज्ञानिक पद्धति, या इसी को कहा जाता है समाज शास्त्रीय पद्धति। ये 4 विधियां होती हैं, 4 तरीके होते हैं सर साहित्य के इतिहास लेखन के। ठीक है, अब यदि हम कालक्रमानुसार पद्धति को देखें तो कालक्रम पद्धति में क्या किया जाता है कि घटनाओं को ऐतिहासिक तिथि क्रम के अनुसार लिख दिया जाता है। जैसे आप
इतिहास पढ़ते होंगे तो एक एक कोड बड़ा फेमस होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ा, घर जाके सो गया। पढ़ते हैं ये, ठीक है। बाबर आया, पानी पिया 1526 में, फिर पानी पिया, खाना खाया तो 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा, सबसे पहले पानीपत पढ़ा, पानीपत। इसके बाद चादर ओढ़ा 1528 में, चंदेरी का युद्ध। फिर घर जाके सो गया तो 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा इसने, और 1530 में सो गया मतलब मर गया। सर आप क्या कर रहे हो, आप केवल घटनाओं को तिथि क्रम के अनुसार लगा रहे हो। आपने एक तरफ वर्ष लिखा, दूसरी तरफ उस संबंधित घटना को लिखा, आप घटनाओं को केवल लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। इस पद्धति का प्रयोग किया था ग्रियर्सन ने, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इस पद्धति का प्रयोग किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। दो लोगों ने इसका प्रयोग किया है, एक तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रयोग किया है, और भारतीयों में यदि हम देखें ना तो मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना थी, है ना, जॉर्ज ग्रियर्सन, सॉरी, मिश्र बंधु, है ना। तो मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। इसमें क्या करते हैं, समझ आ गया। इसमें घटनाओं को कालक्रम के अनुसार या कालक्रम के तिथि क्रम के अनुसार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करके लिखते जाते हैं। इसके बाद दूसरी पद्धति कहलाती है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में अल्फाबेट के हिसाब से लिखते जाते हैं। जैसे आप हिंदी की डिक्शनरी देखेंगे या अंग्रेजी की डिक्शनरी देखेंगे तो डिक्शनरी में जहां पर जिसका नाम आएगा उसको वहां पर लिखा जाएगा, और इसके बहुत सारी खामियां होती हैं सर, क्योंकि आप कभी भी कबीरदास को, कबीरदास जो रचनाकार हैं ना, कबीरदास जो संत कबीरदास जी हैं, उन कबीरदास को का वाले किसी अन्य ऐसे कवि के साथ नहीं खड़ा करना चाहेंगे सर जिसका योगदान बहुत सामान्य है कि नहीं, बहुत सामान्य जिसका योगदान है उसके साथ आप खड़े नहीं कर सकते उनको, या तुलसीदास को या सूरदास को या मीराबाई को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या किसी ऐसे कवि के नाम के साथ उसका नाम आसपास नहीं लिखना चाहेंगे जिसका साहित्य में योगदान कम है। क्यों सर? कारण यही है, चूंकि वो वर्णानुक्रम में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते हैं, तो के वाला नाम आएगा सर कबीर का, कबीरदास जी का, तो इसके तुरंत बाद के से कोई ऐसे कवि का नाम आ सकता है जिसको आप जानते भी नहीं है सर। कुंदन नाम का कोई कवि आ गया मान लो, अब जानते ही नहीं है अपन, लो बताओ, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई सर। तो ऐसी स्थिति में ये जो वर्णानुक्रम पद्धति होती है ना, इसको भी बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, साहित्य के इतिहास को लिखने वाले हैं, वो भी इसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। हालांकि इस पद्धति का प्रयोग हमारे यहाँ इतिहास लेखन में सबसे पहले किया गया था, ध्यान रखना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वप्रथम किस विधि का प्रयोग हुआ? वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग हुआ है सर, सर्वप्रथम प्रयुक्त विधि, जिसके अंतर्गत आप नाम पढ़ते हैं सर गार्सा द तासी का, गार्सा द तासी। इन्होंने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, ठीक है, इस्तवार द ला लित्युतरे ए हिंदुस्तानी, ये साहित्य का नाम था। तो उस साहित्य में वर्णानुक्रम के हिसाब से ही साहित्यकारों, 738 साहित्यकारों को उन्होंने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उन्होंने लिख दिया था। तो ये बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाती, लेकिन ये प्रयोग हुआ था, और इसी को बाद में फॉलो किया था डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर,
शिव सिंह सेंगर ने भी वर्णानुक्रम पद्धति के माध्यम से ही जो कविता, जो रचनाकार हैं उनको अरेंज किया था। ठीक, इसके बाद आती है सर विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति जो है, इसके जनक माने जाते हैं तेन महोदय, जिसका नाम आपने अभी देखा ना, वो तेन जो है, तेन महोदय, ये इस पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। इस पद्धति में क्या किया जाता है सर? इस पद्धति में जो साहित्य है, उस साहित्य की समकालीन घटनाओं को देखा जाता है कि भाई उस समय ये जब साहित्य लिखा गया तो उस समय सामाजिक परिवेश कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, जो सांस्कृतिक स्तर था या सांस्कृतिक जो माहौल था वो कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, आसपास शत्रु देश थे कि नहीं थे, क्या थे, आसपास के राज्यों से संबंध क्या था। तो ये सारी चीजों को जब ध्यान में रख करके, आप सारी चीजों का इवेल्युएशन करके, सारी चीजों का मूल्यांकन करके आप जब कोई रचना लिखते हैं तो उस पद्धति को कहा जाता है विधेयवादी पद्धति। और इसके अंतर्गत जो नामकरण भी किया जाता है वो उस कालखंड के साहित्यों की प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। और इसी पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया। ध्यान रखेंगे, आचार्य शुक्ल ने किस पद्धति को अपनाया? तो विधेयवादी पद्धति के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का काम किया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में आई थी, उस साहित्य को विधेयवादी पद्धति के द्वारा ही लिखा था। ठीक है, तो विधेयवादी पद्धति, तेन महोदय इसके जन्मदाता हैं, ध्यान रखेंगे। और आचार्य शुक्ल ने जिस पद्धति को प्रयोग में लाया है वो है विधेयवादी पद्धति। ठीक है, इसके बाद समाज शास्त्रीय प्रवृत्ति होती है। ठीक है, यह वैज्ञानिक पद्धति होती है। वैज्ञानिक या समाज शास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत इसको देखा जाए तो यह मूलतः मार्क्सवादी पद्धति है। मार्क्सवादी पद्धति है जहां पर जनता और वर्ग विशेष के बीच में संघर्ष को देखा जाता है और उसके हिसाब से फिर रचनाओं को मूल्यांकित किया जाता है। यानी उस समय जो सामाजिक परिस्थिति है उसमें जो द्वंद्वात्मक माहौल है, एक गरीब वर्ग, एक उच्च वर्ग, इनके बीच में जो कसाकसी चल रही है सर, सत्ता की प्राप्ति को लेकर के हो सकता है, आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति को लेकर के हो सकता है। तो ये सारी चीजों को लेकर के जब कोई साहित्य लिखा जाता है तब उस पद्धति को कहा जाता है वैज्ञानिक या समाज शास्त्रीय पद्धति। इसी विधि को कहा जाता है समाज शास्त्रीय पद्धति। ठीक है, अब इसके अलावा ना एक पद्धति और होती है, इसको बोला जाता है विमर्श पद्धति। विमर्श पद्धति, इस विमर्श पद्धति में हम क्या करते हैं, किसी विशेष वर्ग के आधार पर हम इतिहास लेखन का काम करते हैं। जैसे दलित विमर्श हो गया, आपने नाम सुना होगा ये शब्द, जैसे दलित विमर्श हो गया। दलित विमर्श के आधार पर आप क्या करते हैं, दलितों के आधार पर उनकी अलग अलग कालों में क्या स्थिति रही है, उनका क्या योगदान रहा है साहित्य में, दलित साहित्यकारों का, तो इसके आधार पर जब आप रचना करते हैं तो उसको कहा जाता है कि वो दलित विमर्श की रचनाएं हैं। आप कहते हैं कि सर आदिवासी विमर्श की रचना, तो आदिवासियों का साहित्य के विकास में क्या योगदान रहा है, ये आदिवासी विमर्श है। आप महिलाओं को देखते हैं तो महिला विमर्श की बात होती है सर, महिला विमर्श की। आप इनका योगदान देखते हैं साहित्यों में, समाज में, और इस आधार पर जब कोई रचना करी जाती है तो उसको कहा जाता है विमर्श पद्धति। तो ये 5 अलग अलग पद्धतियां हैं जिसके आधार पर आप इतिहास लेखन करते हैं। अब यहां से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो सबसे पहला फैक्ट तो यही है सर कि इनका नाम हमको याद होना चाहिए। ठीक है, काल क्रमानुसार पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति,
विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक या समाजशास्त्री पद्धति और विमर्श पद्धति। ये 5 अलग अलग पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से साहित्य के इतिहास को पढ़ा जाता है। कालक्रम पद्धति की बात करें तो इसके अनुयायी थे कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब, और बाद में मिश्र बंधुओं ने भी इसी रीति का पालन किया। इसके बाद दूसरी पद्धति आती है इसमें वर्णानुक्रम पद्धति, जिसको सबसे पहली बार हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में गारसा दत्तासी ने प्रयोग में लाया था। और गारसा दत्तासी वही व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास किसी भारतीय ने सबसे पहले नहीं लिखा है, ध्यान रखिए। यह फ्रेंच व्यक्ति था जो उर्दू की तरफ थोड़ा सा आकृष्ट था, उर्दू पढ़ाता था, फ्रांस में जाकर के उर्दू पढ़ाता था ये, और वहां जाकर के इसने लिखा था सर, इस्तवार द ला लित्युतुर ए हिंदुस्तानी, यानी हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन, यह उसने लिखा था। तो क्रमबद्ध उसने किस आधार पर किया था? वर्णानुक्रम के आधार पर किया था। ध्यान रखेंगे, ABCD इसके आधार पर वो रचना मिलती है। बाद में डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने भी इसी पद्धति को फॉलो किया और पुस्तक लिखी इन्होंने, शिव सिंह सरोज इनकी रचना थी। उसमें लगभग 850 के आसपास रचनाकारों को शामिल किया था इन्होंने। इसके बाद विधेयवादी पद्धति, जिसको प्रारंभ किया था तेन महाशय ने। तेन महाशय को इस पद्धति का जन्मदाता माना जाता है, और इस पद्धति में जो समकालीन घटनाएं होती हैं, उनका सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम उसका विश्लेषण करते हैं। और जब इसका विश्लेषण होता है तो इस पद्धति को कहा जाता है सर विधेयवादी पद्धति। विधेय, और इसके जनक माने जाते हैं तेन महोदय। आचार्य शुक्ल ने भी इस पद्धति को अपनाया था, ठीक है, इसीलिए तो वह बहुत अच्छे समालोचक बन पाए थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के सबसे अच्छी आलोचनाओं में अगर आपको किसी को पढ़ना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़िए। वहां से स्टेटमेंट लाइन टू लाइन क्वेश्चन में आएंगे, आप देखिएगा। इसके बाद वैज्ञानिक या समाजशास्त्री पद्धति में मार्क्सवादी पद्धति आती है, जिसके अंतर्गत द्वंद्वात्मक संघर्ष को आधार बनाया जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही है, उस कालखंड में जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उनका साहित्यों में क्या योगदान रहा है, उस समय वो साहित्य रचना कैसी हो रही है। तो ये एक दृष्टिकोण होता है। वहीं एक होता है सर विमर्श पद्धति। विमर्श पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें हम किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रख करके रचना करते हैं। जैसे आप इनको पढ़िए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सुमन राजे, ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, दूसरा इतिहास तो वो उनकी है, बच्चन जी की है ना। हाँ, इनकी बात करें तो महिला विमर्श, इसका हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा इन्होंने। वैसे ही आदिवासी इतिहास आप पढ़ते हैं, दलित विमर्श के बारे में पढ़ते हैं, तो अलग अलग पद्धतियां जो है वो इतिहास लेखन में प्रयोग में आती हैं। इन्हीं पद्धतियों के माध्यम से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। अब कल हम लोग चालू करेंगे इसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कैसे किया गया। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे धीरे धीरे बढ़ा है सर, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन ये कैसे प्रारंभ हुआ, यहां से हम देखेंगे। गोकुलनाथ जी से चालू करेंगे, हालांकि उनकी रचना को प्रमाणित नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी वहीं से चालू करेंगे गोकुलनाथ जी से, और आप धीरे धीरे करके गारसा दत्त तासी तक पहुंचेंगे, और गारसा दत्त तासी से होते हुए धीरे धीरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, इन सबको भी आपको पढ़ना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन सबको हमको पढ़ना रहेगा। ठीक है, चलिए, समझ आ रहा है ये? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखें। दीपक, तावेंद्र, रागिनी,
पल्लवी, विनीता। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रही है ना? चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, है ना? ठीक है, समझ में आ रही है ना चीजें? ठीक है, बस जो बता रहा हूं ना उस पैटर्न में पढ़ते जाना, कीवर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि कीवर्ड से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हो सके तो प्रॉपर एक नोट्स अपना बनाते हुए चलना, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे कल लगभग 12:30 के आसपास, क्लास चालू होगी, है ना? ठीक है, मिलते हैं फिर कल से। थैंक यू।